तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज की नींव यानी कि फाउंडेशन बनने वाला है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, अगर ये लाइन आपको बिल्कुल अपनी कहानी जैसी लगती है तो एक बात पक्की है, आज से आपकी इंग्लिश सीखने की जर्नी बिल्कुल सही दिशा में शुरू हो रही है। देखिए, मैं पहले ही साफ कर दूं, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक प्रॉपर क्वालिटी बेस्ड कोर्स की शुरुआत है। हम लोग साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इंग्लिश को एक डर की तरह नहीं बल्कि एक स्किल की तरह कैसे अपनाना है। तो इसे शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सच मानिए यहीं से आपकी स्पीकिंग की जो सोच है ना, वो बदलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, इंग्लिश एक स्किल है, टैलेंट नहीं। सिंपल। और इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि इसे कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल कोई भी। अच्छा, तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर आज की दुनिया में इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी क्यों है, इतना मायने क्यों रखता है। देखिए, बात सिर्फ जॉब या इंटरव्यू की नहीं है। हाँ, उनके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के लिए। सोच के देखिए, आज अगर कोई इंसान हिंदी में बहुत नॉलेजेबल है लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो सोसाइटी उससे कैसे जज करती है, और वो जो एहसास होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है। ओके, चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, आपके उन डर के बारे में बात करते हैं जो शायद आप किसी से कहते नहीं। और एक बात का विश्वास कीजिए, ऐसा फील करने वाले आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। अब एकदम ईमानदारी से बताइएगा, क्या आपने भी कभी खुद से ये बातें कही हैं कि यार मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, या लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी ग्रामर तो बहुत वीक है, और सबसे बड़ा डर, व्हाट इफ आई मेक अ मिस्टेक, गलती हो गई तो क्या होगा। अगर आपने ऐसा सोचा है तो जैसा मैंने कहा, आप अकेले नहीं हैं। सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि 90% लोग इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस नहीं, डर सिखाया गया है। सोच के देखिए इस बात को। तो चलिए, अब वक्त आ गया है कुछ मिथ्स को, कुछ गलतफहमियों को तोड़ने का, और ये आपकी माइंडसेट को बदलने के लिए एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। सबसे पहला मिथ, इंग्लिश बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और सच्चाई क्या है? एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर इंग्लिश सच में इतनी ही मुश्किल होती तो पूरी दुनिया इसे कैसे बोल रही होती, राइट? अच्छा, दूसरा मिथ, और ये तो शायद सबसे बड़ा है, जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है, कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए परफेक्ट ग्रामर चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप जब हिंदी बोलते हैं तब क्या ग्रामर के बारे में सोचते हैं? नहीं ना। तो फिर इंग्लिश में इतना सोचना क्यों? और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा मिथ, इंग्लिश एक टैलेंट है, पैदाइशी गिफ्ट है। और यही यही सबसे बड़ा सच है। इंग्लिश टैलेंट बिल्कुल नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है, एक ऐसी स्किल जिसे ट्रेन किया जा सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, स्किल्स प्रैक्टिस से बनती हैं, डर से नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं असली सोल्यूशन की, प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं और उससे टारगेट करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, असली प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, गलतियों का डर, और आखिरी सीखने का गलत तरीका इस्तेमाल करना। और इस पूरे कोर्स में हम इन्हीं 3 चीजों को खत्म करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? हम ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे, स्पीकिंग को नेचुरल बनाएंगे, और हर दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। और मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं, जो कहा जाए वो प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखते हैं, तो आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे, बिना डर के, विदाउट फियर। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल आपके लिए, थोड़ा ध्यान से सोचिए, कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलने का सबसे पहला स्टेप क्या है? ए, ग्रामर की किताब पढ़ना, बी, डिक्शनरी याद करना, सी, डर को हटाना, या डी, अपना एक्सेंट बदलना? बिल्कुल सही सही जवाब है सी, डर को हटाना। और यही वो सबसे जरूरी काम है जिसे हम आज अभी से शुरू कर रहे हैं। तो तैयार हैं? ये है इस कोर्स का आपका पहला चैलेंज, जहां हम इस विश्वास को, इस बिलीफ को एक्शन में बदलेंगे। तो ये रहा आपका पहला काम। आज से हर रोज आपको अकेले में शीशे के सामने खड़े होना है और जोर से 10 बार बोलना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। और हाँ, इसे बिना किसी शर्म या झिझक के करना है। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारा दिमाग वही चीज मान लेता है जो हम उसे बार बार रोज बोलते हैं। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं। हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश आपकी कमजोरी नहीं है, बस अब तक शायद उसे सीखने का सही तरीका नहीं मिला था। अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम इंग्लिश स्पीकिंग के सबसे बड़े मेंटल ब्लॉक को तोड़ने वाले हैं। तो इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आप यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। अक्सर ऐसा होता है ना, कि इंग्लिश के शब्द तो हमें आते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो सेंटेंस ही नहीं बन पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र की कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम शब्दों की नहीं, बल्कि उस स्ट्रक्चर की है, उस ग्रामर की है, जो इन शब्दों को आपस में जोड़ता है। तो आज हम ग्रामर के उन्हीं बेसिक रूल्स को इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। तो चलिए, इस सफर में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं।
नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये हमारी सीरीज का पार्ट 3 है और आज हम बात करेंगे उस बेसिक ग्रामर की जो स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले सेंटेंस बनता कैसे है, फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बात कैसे करें, और हाँ, वो कॉमन गलतियां जो हम सब करते हैं उनसे कैसे बचना है ये भी देखेंगे। और रुकिए, आखिरी में आपके लिए एक फ्री पीडीएफ भी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो शुरू करें। देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का एक सबसे मजबूत, सबसे जरूरी नियम है, हम हिंदी की तरह शब्दों को कहीं भी नहीं रख सकते। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक फिक्स्ड पैटर्न है और वो नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, SVO, यानी पहले काम करने वाला, फिर काम और फिर जिस पर काम हो रहा है। बस ये इंग्लिश की नींव है। तो हमारा जो हिंदी का सेंटेंस था मैं स्कूल जाता हूँ, उसे भी हमें इसी SVO फॉर्मूले में फिट करना होगा। तो कैसे बनेगा? आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, गो हो गया वर्ब और टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल, बस इतना सा है। यकीन मानिए, सिर्फ इस एक रूल को समझ लेने से ग्रामर की आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो अब आते हैं समय पर, यानी टेंसेस पर। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम अपनी रोज की आदतों, डेली रूटीन या रेगुलर कामों की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। इसका इस्तेमाल हम अपनी दिनचर्या, आदतों या फिर उन यूनिवर्सल सच के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो कभी नहीं बदलते। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गो टू ऑफिस, यू प्ले क्रिकेट, वी स्टडी इंग्लिश। देखा, इन सब में सब्जेक्ट के साथ बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ना? एकदम आसान। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक बहुत जरूरी नियम जो हमेशा याद रखना है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो वर्ब के आखिर में s या es लग जाएगा। जैसे ही गोज, शी लाइक्स, इट वर्क्स। ये छोटा सा रूल है पर बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, A या B? आई गोज या आई गो? सोचिए जरा। अगर आपने B सोचा है तो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है आई गो। याद है ना, S या ES वाला रूल सिर्फ ही, शी और इट के लिए है, आई के साथ नहीं लगता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रेजेंट टेंस तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं पास्ट में, मतलब उन कामों की बात करते हैं जो हो चुके हैं, खत्म हो गए हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसका फॉर्मूला भी एकदम सीधा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस। जैसे गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, तो सेंटेंस बनेगा आई वेंट टू मार्केट। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, कोई भी, वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती। चलिए अब पास्ट से निकलकर फ्यूचर में चलते हैं। जब भी हम आने वाले टाइम के प्लान्स या डिसीजन के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। और ये तो शायद सबसे आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई विल स्टडी इंग्लिश या शी विल कॉल यू, बस हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हमने तीनों सिंपल टेंस देख लिए। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, वो गलतियां जो हम अक्सर कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए देखते हैं कि इनसे कैसे बचें। पहली गलती, ही गो टू स्कूल। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या गड़बड़ है। जी हाँ, ही के साथ हमेशा गोज आएगा, तो सही सेंटेंस क्या हुआ? ही गोज टू स्कूल। दूसरी गलती जो बहुत बहुत कॉमन है, आई डिड नॉट वेंट। देखिए, एक गोल्डन रूल याद रखिए, जब भी सेंटेंस में डिड आ जाए तो वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाता है, इसलिए सही होगा आई डिड नॉट गो। और एक और गलती जो अक्सर लोग करते हैं, आई विल गोइंग। याद रखिए, विल के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही आती है। देखिए, गलतियां करना सीखने का ही एक हिस्सा है, पर अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो हम बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब है आपकी बारी। एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए। रोज बस 3 सेंटेंस प्रेजेंट के, 3 पास्ट के और 3 फ्यूचर के बनाइए। और सिर्फ बनाना नहीं है, उन्हें जोर से बोलना भी है। यकीन मानिए, छोटे छोटे सेंटेंस से ही शुरुआत होती है और यही बेस्ट प्रैक्टिस है। और आपकी मदद के लिए हमने एक फ्री पीडीएफ भी तैयार की है। इसमें ये सारे रूल्स एक चार्ट में हैं और प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे सेंटेंसेस भी हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस टॉपिक पर हम और भी गहराई में जाएंगे आने वाले सेशंस में। ये एक पूरी सीरीज है, तो अगर आप अपनी इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अगर आज आपको लगा कि ग्रामर पहले से थोड़ी ज्यादा आसान, थोड़ी ज्यादा क्लियर हो गई है, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बस रोज प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी। अगले भाग में हम सवाल बनाना सीखेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। देखिए, जो ज्यादातर अपने आप बनने वाले वीडियोस होते हैं, उनमें एक बात की कमी हमेशा लगती है। वो फिल्मों वाला जादू नहीं होता। जानकारी तो पूरी मिल जाती है, पर कहानी कहीं पीछे छूट जाती है।
तो आज हम एक ऐसे नए तरीके को देखने वाले हैं जो इसी कमी को पूरा करता है और लिखे हुए शब्दों को एक जीती जागती विजुअल दुनिया में बदल देता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस वीडियो बनाने की टेक्निक का सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम बस यही है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। स्क्रिप्ट का एक एक शब्द, हर एक लाइन स्क्रीन पर एक सीन बनकर सामने आएगी और यहीं से शब्दों को तस्वीरों में बदलने का असली सफर शुरू होता है। और इस तरीके का असली कमाल वो यहाँ दिखता है। जरा सोचिए, स्क्रिप्ट की एक सीधी साधी लाइन कैसे एक शानदार, बिल्कुल हॉलीवुड जैसी तस्वीर में बदल जाती है। ये तो बस एक झलक है कि कैसे मामूली से शब्द भी एक यादगार विजुअल कहानी बन सकते हैं। तो आज हम इस खास तरीके के 5 अहम हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक का ये सफर कैसे तय होता है। फिर जानेंगे कि वो कौन सा विजुअल स्टाइल है जो इसे सबसे अलग बनाता है। उसके बाद कहानी कहने की रफ्तार और सीन्स को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। फिर मुश्किल आइडियाज को आसानी से कैसे दिखाया जाए, ये देखेंगे। और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक जादू जैसा असर पैदा करते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उस नींव को समझेंगे जिस पर यह पूरी कला टिकी हुई है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ हर लिखे हुए शब्द की अपनी एक तस्वीर होती है, अपना एक वजूद होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तरीका है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये वीडियो बनाने की एक ऐसी तकनीक है जो स्क्रिप्ट के हर शब्द को एक खूबसूरत, दमदार और एकदम जीवंत सीन में ढाल देती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी के हर लफ्ज को पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा जाए और तस्वीरों की क्वालिटी भी एकदम बेहतरीन हो। अच्छा, अब बात करते हैं उस दूसरे पहलू की जो इसे बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों जैसा लुक देता है। ये उन खास विजुअल नियमों के बारे में है जो हर सीन को प्रीमियम और शानदार बना देते हैं। इस विजुअल स्टाइल की रेसिपी में कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि एकदम असली दिखने वाले इंसान, वो सॉफ्ट फिल्मी लाइटिंग जो सीन में गहराई और जान डाल देती है, और एक चमकदार फिनिश। ये सभी जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा लुक तैयार होता है जो बहुत प्रोफेशनल और महंगा लगता है। और इसका असर कमाल का होता है। मान लीजिए स्क्रिप्ट में एक लाइन है, हेलो मेरा नाम अभिषेक है, पर जब इसे विजुअल में बदलते हैं तो अभिषेक किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री के किरदार की तरह नजर आते हैं। इससे उनकी कही हुई बात में अपने आप एक वजन और भरोसा पैदा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर। यहाँ हम जानेंगे कि दर्शकों को कहानी में डुबोने के लिए तेजी से बदलते हुए दृश्यों से बचना क्यों जरूरी है। कभी कभी असली कला धीमा होने में ही होती है। तो सवाल ये है कि लंबे सीन बेहतर क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब देखने वालों को किसी सीन को देखने और महसूस करने का वक्त मिलता है तो वो जानकारी उनके मन में गहरे तक उतर जाती है। वो सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते हैं, कहानी से जुड़ते हैं और उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहानी एक रेस्टोरेंट में शुरू होती है जहां एक किरदार मेन्यू मांगता है। ये सीन बनाने की बस शुरुआत है और यहाँ हर शब्द को उसका पूरा महत्व दिया जा रहा है। फिर वेटर जवाब देता है, ध्यान दीजिए कि कैसे हर छोटी बड़ी बात को स्क्रीन पर अपना एक पल दिया गया है। इससे ये बातचीत बिल्कुल असली और नेचुरल लगती है, बिना किसी जल्दबाजी के। और बस इस तरह ये छोटा सा सीन पूरा होता है। जल्दबाजी न करके हमने एक आम सी बातचीत को एक अनुभव में बदल दिया है। देखने वाला अब सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि उस पल को महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं उस चुनौती की जहां हमें मुश्किल आइडियाज और जानकारी को स्क्रीन पर दिखाना होता है। मतलब आखिर किसी विचार को, किसी सोच को तस्वीर की शक्ल कैसे दी जाए। जरा सोचिए, सीखने में आने वाली चुनौतियों को बिना किसी बोरिंग क्लासरूम स्लाइड के कैसे दिखाया जाएगा? इसका एक ही जवाब है, एक सिनेमैटिक माइंड मैप के जरिए। तो ये है वो सिनेमैटिक माइंड मैप। ये सीखने की चुनौती के 5 पॉइंट्स को एक मामूली सी लिस्ट से बदलकर एक खूबसूरत और आसानी से समझ में आने वाले नक्शे में बदल देता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि उसे एक दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि जब ये सारे नियम एक साथ काम करते हैं तो नतीजा कितना पावरफुल होता है और ये तरीका हर तरह की सिचुएशन में कैसे काम करता है। मिसाल के लिए स्क्रिप्ट में लिखा है, मेरी हॉबी किताबें पढ़ना है, और स्क्रीन पर एक शांत, अच्छी रोशनी वाले कमरे में कोई इंसान पूरी तरह से किताब में डूबा हुआ नजर आता है। हर डिटेल कहानी को और गहरा बना देती है। अब देखिए कि यही तरीका एक शॉपिंग के सीन को कैसे बदलता है। ये कितने का है जैसा एक आम सा सवाल एक प्रीमियम और कॉन्फिडेंट माहौल में दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि ये स्टाइल किसी भी सीन पर लागू हो सकता है। और आखिर में रास्ता पूछने जैसा एक रोजमर्रा का सीन, यहाँ भी विजुअल क्वालिटी उतनी ही शानदार है। ये इस तरीके के भरोसे को साबित करता है, चाहे कहानी कोई भी हो, नतीजा हमेशा बेहतरीन ही होता है। हमारी सोच स्क्रिप्ट की ये लाइन एक बहुत गहरी बात कहती है। और ठीक वैसे ही जैसे अच्छी कम्युनिकेशन एक आदत है, एक बेहतरीन विजुअल कहानी बनाना भी कोई जादू नहीं है बल्कि सही सिद्धांतों और नियमों को लगातार अपनाने का ही नतीजा है। तो सवाल आखिर में यही है, जब हर शब्द में एक पूरी दुनिया बसाने की ताकत हो तो फिर हम कौन सी कहानियां दुनिया को सुनाएंगे?
ये तरीका विजुअल कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देता है, जहां संभावनाएं सच में अनंत हैं। देखिए, जो ज्यादातर अपने आप बनने वाले वीडियोस होते हैं, उनमें एक बात की कमी हमेशा लगती है। वो फिल्मों वाला जादू नहीं होता। जानकारी तो पूरी मिल जाती है, पर कहानी कहानी कहीं पीछे छूट जाती है। तो आज हम एक ऐसे नए तरीके को देखने वाले हैं जो इसी कमी को पूरा करता है और लिखे हुए शब्दों को एक जीती जागती विजुअल दुनिया में बदल देता है। चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस वीडियो बनाने की टेक्निक का सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम बस यही है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। स्क्रिप्ट का एक एक शब्द, हर एक लाइन स्क्रीन पर एक सीन बनकर सामने आएगी और यहीं से शब्दों को तस्वीरों में बदलने का असली सफर शुरू होता है। और इस तरीके का असली कमाल वो यहाँ दिखता है। जरा सोचिए, स्क्रिप्ट की एक सीधी साधी लाइन कैसे एक शानदार, बिल्कुल हॉलीवुड जैसी तस्वीर में बदल जाती है। ये तो बस एक झलक है कि कैसे मामूली से शब्द भी एक यादगार विजुअल कहानी बन सकते हैं। तो आज हम इस खास तरीके के 5 अहम हिस्सों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्क्रिप्ट से स्क्रीन तक का ये सफर कैसे तय होता है। फिर जानेंगे कि वो कौन सा विजुअल स्टाइल है जो इसे सबसे अलग बनाता है। उसके बाद कहानी कहने की रफ्तार और सीन्स को दिलचस्प कैसे बनाया जाए, इस पर बात करेंगे। फिर मुश्किल आइडियाज को आसानी से कैसे दिखाया जाए, ये देखेंगे। और आखिर में ये सब मिलकर कैसे एक जादू जैसा असर पैदा करते हैं। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उस नींव को समझेंगे जिस पर यह पूरी कला टिकी हुई है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ हर लिखे हुए शब्द की अपनी एक तस्वीर होती है, अपना एक वजूद होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये तरीका है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये वीडियो बनाने की एक ऐसी तकनीक है जो स्क्रिप्ट के हर शब्द को एक खूबसूरत, दमदार और एकदम जीवंत सीन में ढाल देती है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि कहानी के हर लफ्ज को पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारा जाए और तस्वीरों की क्वालिटी भी एकदम बेहतरीन हो। अच्छा, अब बात करते हैं उस दूसरे पहलू की जो इससे बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों जैसा लुक देता है। ये उन खास विजुअल नियमों के बारे में है जो हर सीन को प्रीमियम और शानदार बना देते हैं। इस विजुअल स्टाइल की रेसिपी में कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि एकदम असली दिखने वाले इंसान, वो सॉफ्ट फिल्मी लाइटिंग जो सीन में गहराई और जान डाल देती है, और एक चमकदार फिनिश। ये सभी जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा लुक तैयार होता है जो बहुत प्रोफेशनल और महंगा लगता है। और इसका असर कमाल का होता है। मान लीजिए स्क्रिप्ट में एक लाइन है, हेलो मेरा नाम अभिषेक है, पर जब इसे विजुअल में बदलते हैं तो अभिषेक किसी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री के किरदार की तरह नजर आते हैं। इससे उनकी कही हुई बात में अपने आप एक वजन और भरोसा पैदा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी नियम पर। यहाँ हम जानेंगे कि दर्शकों को कहानी में डुबोने के लिए तेजी से बदलते हुए दृश्यों से बचना क्यों जरूरी है। कभी कभी असली कला धीमा होने में ही होती है। तो सवाल ये है कि लंबे सीन बेहतर क्यों होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब देखने वालों को किसी सीन को देखने और महसूस करने का वक्त मिलता है तो वो जानकारी उनके मन में गहरे तक उतर जाती है। वो सिर्फ देखते नहीं बल्कि समझते हैं, कहानी से जुड़ते हैं और उसे हमेशा के लिए याद रखते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कहानी एक रेस्टोरेंट में शुरू होती है जहां एक किरदार मेन्यू मांगता है। ये सीन बनाने की बस शुरुआत है और यहाँ हर शब्द को उसका पूरा महत्व दिया जा रहा है। फिर वेटर जवाब देता है। ध्यान दीजिए कि कैसे हर छोटी बड़ी बात को स्क्रीन पर अपना एक पल दिया गया है। इससे ये बातचीत बिल्कुल असली और नेचुरल लगती है, बिना किसी जल्दबाजी के। और बस इस तरह ये छोटा सा सीन पूरा होता है। जल्दबाजी न करके हमने एक आम सी बातचीत को एक अनुभव में बदल दिया है। देखने वाला अब सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि उस पल को महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं उस चुनौती की जहां हमें मुश्किल आइडियाज और जानकारी को स्क्रीन पर दिखाना होता है। मतलब आखिर किसी विचार को, किसी सोच को तस्वीर की शक्ल कैसे दी जाए। जरा सोचिए, सीखने में आने वाली चुनौतियों को बिना किसी बोरिंग क्लासरूम स्लाइड के कैसे दिखाया जाएगा? इसका एक ही जवाब है, एक सिनेमैटिक माइंड मैप के जरिए। तो ये है वो सिनेमैटिक माइंड मैप। ये सीखने की चुनौती के 5 पॉइंट्स को एक मामूली सी लिस्ट से बदलकर एक खूबसूरत और आसानी से समझ में आने वाले नक्शे में बदल देता है। यह सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि उसे एक दिलचस्प अंदाज में पेश करता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि जब ये सारे नियम एक साथ काम करते हैं तो नतीजा कितना पावरफुल होता है और ये तरीका हर तरह की सिचुएशन में कैसे काम करता है। मिसाल के लिए स्क्रिप्ट में लिखा है, मेरी हॉबी किताबें पढ़ना है, और स्क्रीन पर एक शांत, अच्छी रोशनी वाले कमरे में कोई इंसान पूरी तरह से किताब में डूबा हुआ नजर आता है। हर डिटेल कहानी को और गहरा बना देती है। अब देखिए कि यही तरीका एक शॉपिंग के सीन को कैसे बदलता है। ये कितने का है जैसा एक आम सा सवाल एक प्रीमियम और कॉन्फिडेंट माहौल में दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि ये स्टाइल किसी भी सीन पर लागू हो सकता है। और आखिर में रास्ता पूछने जैसा एक रोजमर्रा का सीन, यहाँ भी विजुअल क्वालिटी उतनी ही शानदार है। ये इस तरीके के भरोसे को साबित करता है, चाहे कहानी कोई भी हो, नतीजा हमेशा बेहतरीन ही होता है। हमारी सोच स्क्रिप्ट की ये लाइन एक बहुत गहरी बात कहती है।
और ठीक वैसे ही जैसे अच्छी कम्युनिकेशन एक आदत है, एक बेहतरीन विजुअल कहानी बनाना भी कोई जादू नहीं है, बल्कि सही सिद्धांतों और नियमों को लगातार अपनाने का ही नतीजा है। तो सवाल आखिर में यही है, जब हर शब्द में एक पूरी दुनिया बसाने की ताकत हो, तो फिर हम कौन सी कहानियां दुनिया को सुनाएंगे? ये तरीका विजुअल कहानी कहने की कला को एक नई दिशा देता है, जहां संभावनाएं सच में अनंत हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। सोचिए, आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला बार बार पूछ रहा है क्या, व्हाट? तो समझिए प्रॉब्लम वोकैबुलरी या ग्रामर में नहीं है, प्रॉब्लम है उच्चारण और लहजे में। तो आज की इस चर्चा में हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स के जरिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, ताकि बोलने में सिर्फ क्लैरिटी ही ना आए बल्कि कॉन्फिडेंस भी महसूस हो। तो देखिए, आज हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के साउंड्स, फिर बात करेंगे कुछ आम गलतियों की, और फिर करेंगे टंग ट्विस्टर्स और इंटोनेशन की प्रैक्टिस। और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि एक फ्री पीडीएफ भी है जिसमें उच्चारण चार्ट और टंग ट्विस्टर्स की पूरी लिस्ट मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश बोलते वक्त ना सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो है वॉवल साउंड्स की। पता है प्रॉब्लम क्या है? इंग्लिश में जो लिखा होता है और जो बोला जाता है उसका साउंड अक्सर अलग होता है, इसीलिए इन बेसिक साउंड्स को सही करना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ए के लिए एप्पल, ई के लिए पेन, आई के लिए सिट, ओ के लिए हॉट और यू के लिए कप। बस ये ध्यान रखना है कि हर वावल का साउंड छोटा और एकदम क्लियर हो। अच्छा, वॉवल्स तो हो गए, अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की। देखिए, कॉन्सोनेंट्स बोलते समय ना मुंह और जीभ का मूवमेंट बहुत बहुत जरूरी होता है। खासकर इन जोड़ों पर ध्यान दीजिए, बी और पी, डी और टी। और हाँ, एक बहुत ही आम गलती है वी और डब्ल्यू के बीच में। हम इंडियंस वी और डब्ल्यू को सबसे ज्यादा मिक्स कर देते हैं, तो वेरी और वेल को अलग अलग बोलने की प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अब आते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स पर जो हम में से बहुत लोग करते हैं, और देखते हैं कि उन्हें ठीक कैसे करना है। ये बहुत जरूरी हिस्सा है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है शब्द वेजिटेबल। हमें से ज्यादातर लोग इसे वेजिटेबल बोलते हैं, है ना? लेकिन ये गलत है। सही तरीका है इसे 3 हिस्सों में तोड़ना। वेज टा बल बोलकर देखिए, वेज टा बल। 2 और एग्जाम्पल्स लेते हैं। कंफर्टेबल, इससे कंफर्टेबल नहीं बल्कि कंफर्टेबल बोला जाता है। और एक शब्द है ऑफन, इसमें टी साइलेंट होता है, तो ये ऑफ्टन नहीं बल्कि ऑफन है। तो एक बहुत जरूरी नियम याद रखिए, इंग्लिश में हर लिखा हुआ लेटर बोला नहीं जाता। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। वेजिटेबल का सही उच्चारण क्या है, ए, बी या सी? सोचिए, मैं 3 सेकंड देता हूं। सही जवाब है सी। और हां, नेटिव स्पीकर्स भी इसे ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, सिर्फ सही साउंड्स निकालना ही काफी नहीं होता, बोलने में एक फ्लो, एक म्यूजिक भी होना चाहिए, जिसे हम इंटोनेशन कहते हैं। इस पर भी काम करना जरूरी है। इसके लिए टंग ट्विस्टर्स बहुत काम आते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन और फ्लो दोनों को सुधारते हैं। चलिए कुछ ट्राई करते हैं। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शो, रेड लॉरी येलो लॉरी, पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स। और टिप ये है कि शुरुआत में धीरे धीरे बोलिए और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाइए। देखिए, इंग्लिश सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, आवाज के उतार चढ़ाव का भी है। जैसे अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आपका टोन नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर यही सवाल है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो आवाज आखिर में ऊपर जाएगी। अगर इंटोनेशन गलत हो गया ना, तो मतलब ही बदल जाता है। तो सवाल यह है कि इन सब चीजों को अपनी डेली रूटीन में कैसे शामिल करें। तो पेश है 15 मिनट का चैलेंज। तो आज से आपका चैलेंज ये है, रोज 10 टंग ट्विस्टर्स दोहराइए, शीशे के सामने खड़े होकर बोलिए और अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके सुनिए। बस इतना ही। सिर्फ 15 मिनट की रोज की प्रैक्टिस आपके उच्चारण में जबरदस्त बदलाव लाएगी। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। आपकी मदद के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज भी हैं। इस पूरी चर्चा का एक कंप्लीट प्रोनाउंसिएशन चार्ट और टंग ट्विस्टर्स की पूरी लिस्ट, ये सब आपको एक फ्री पीडीएफ में मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन को परफेक्ट नहीं, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब उच्चारण क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। इस सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे बोलें, साफ बोलें और रोज बोलें। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, पर जब कोई बोलता है तो सब ऊपर से चला जाता है? अगर हाँ, तो समझ जाइए असली प्रॉब्लम बोलने की है ही नहीं, बल्कि लिसनिंग की प्रैक्टिस में कमी की है। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि हम बोल नहीं पाते, असल में हमारी सुनने की आदत ही नहीं है। तो आज हम इसी सुनने और समझने के तरीके को इतना इतना आसान बनाने वाले हैं कि आप खुद ब खुद एकदम फ्लुएंटली बोलने लगेंगे। तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एक बात गांठ बांध लीजिए, लिसनिंग ही फ्लुएंट स्पीकिंग की असली चाबी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये है पार्ट 6, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही असरदार मेथड की, लिसन एंड रिपीट मेथड।
फिर हम देखेंगे कि छोटी छोटी इंग्लिश बातचीत, गाने और यहाँ तक कि पॉडकास्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम साथ में कुछ मजेदार और आसान लिसनिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। और हाँ, आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए 5 ऑडियो सेंटेंस और उनके ट्रांसक्रिप्शन के साथ एक फ्री पीडीएफ भी है। तो चलिए अब सीधे उस सबसे जरूरी तकनीक पर आते हैं जिसका नाम है लिसन रिपीट मेथड। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट ना बहुत ही सिंपल है। पहले आपको बस एक सेंटेंस को ध्यान से सुनना है और फिर उसी सेंटेंस को जोर से बोलना है, मतलब दोहराना है। चलो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। स्टेप 1, सुनो। मान लीजिए सेंटेंस है आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। अब स्टेप 2, दोहराओ। चलिए मेरे साथ बोलिए, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे। देखा, बस इतना ही करना है। और यकीन मानिए, इस मेथड के फायदे कमाल के हैं। लगातार ऐसा करने से क्या होगा? एक, आपके कान इंग्लिश सुनने के लिए ट्रेन हो जाएंगे। दूसरा, आपका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होगा। और सबसे जरूरी बात, आपका कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगेगा। अच्छा, जब आप इस तरीके में थोड़े माहिर हो जाएं, तो फिर हम अपनी लिसनिंग की दुनिया को और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, एकदम से लंबी लंबी इंग्लिश बातचीत सुनना मुश्किल हो सकता है ना? इसलिए हमेशा छोटी छोटी बातचीत से शुरू करना सबसे अच्छा होता है। चलिए एक छोटी सी बातचीत का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए पहला इंसान पूछता है वेयर आर यू गोइंग, और दूसरा जवाब देता है आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब यहां क्या करना है? याद रखिए, पहले इसका मतलब समझिए और फिर पूरे सेंटेंस को दोहराइए। अपनी प्रैक्टिस को और भी मजेदार बनाने के लिए आप इंग्लिश गानों और पॉडकास्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स देता हूं। थोड़े स्लो इंग्लिश गाने सुनिए, छोटे छोटे पॉडकास्ट सुनिए जो बस 2 से 5 मिनट के हों, और हो सके तो हमेशा लिरिक्स या ट्रांसक्रिप्ट के साथ सुनिए ताकि आप साथ साथ फॉलो कर सकें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात समझिए, शुरू में हर एक शब्द को पकड़ना जरूरी नहीं है। आपको गाना या पॉडकास्ट पूरा समझ आए या ना आए कोई बात नहीं, बस उसकी आवाज, उसकी धुन और उसके फ्लो को महसूस करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत होगी, अब इसे एक्शन में लाने का टाइम है ना? चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं साथ में। मैं अब एक सेंटेंस बोलूंगा, आपको बस उसे बहुत ध्यान से सुनना है। रेडी? सेंटेंस है शी इज वर्किंग इन एन ऑफिस। तो जो सेंटेंस आपने अभी अभी सुना, उसका सही मतलब क्या है? आपकी ऑप्शंस हैं, ए वो ऑफिस जा रही है, बी वो ऑफिस में काम कर रही है, या फिर सी वो ऑफिस बनाती है। जरा सोचिए, क्या लगता है आपको? और सही जवाब है ऑप्शन बी, वो ऑफिस में काम कर रही है। देखा, ये छोटी सी एक्सरसाइज कितनी अच्छी तरह से दिखाती है कि सुनने में छोटी छोटी डिटेल्स को समझना कितना जरूरी है। तो अब सवाल उठता है, इसे रोज की आदत कैसे बनाएं? आपको घंटों प्रैक्टिस करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको हर दिन बस सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालने हैं। तो आज से आपका डेली चैलेंज ये रहा, रोजाना 5 इंग्लिश सेंटेंस सुनिए। हर सेंटेंस को कम से कम 2 से 3 बार दोहराइए और उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। बस इतना सा काम, और आप देखेंगे कि आपकी सुनने की शक्ति में कितना जबरदस्त सुधार आता है। और हाँ, इसमें आपकी मदद करने के लिए हम आपको एक फ्री पीडीएफ भी दे रहे हैं। इसमें 5 ऑडियो सेंटेंसेस और उनकी हूबहू ट्रांसक्रिप्शन भी है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये आपके कॉन्फिडेंस तक पहुंचने के सफर की बस एक शुरुआत है। हम आगे भी लिसनिंग, स्पीकिंग और फ्लुएंसी पर ऐसे और विश्लेषण लाते रहेंगे ताकि आप इंग्लिश को एकदम नेचुरली समझ सकें। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आप सुन नहीं सकते वो आप कभी बोल भी नहीं सकते। सुनना ही बोलने की असली नींव है। तो क्या आप हर दिन सुनने का ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कॉन्फिडेंस को अपनी आवाज देने के लिए तैयार हैं? बस याद रखिए, लिसन डेली, स्पीक कॉन्फिडेंटली। नमस्ते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इंग्लिश समझते तो सब कुछ है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो जैसे शब्द ही नहीं मिलते? आज हम इसी मुश्किल को दूर करने वाले हैं और वो कॉन्फिडेंस बनाने पर फोकस करेंगे जो आपको फ्लुएंटली बोलने के लिए चाहिए। सोच कर देखिए, आप इंग्लिश फिल्में देख लेते हैं, गाने सुनते हैं और जो कुछ कहा जा रहा है उसे काफी आसानी से समझ भी लेते हैं। और शायद आप अपने मन ही मन में तो पूरी बातचीत भी कर लेते हैं, सही शब्दों और ग्रामर के साथ। पर जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, एक अजीब सी झिझक, एक डर सा आप पर हावी हो जाता है। तो देखिए, बात साफ है कि प्रॉब्लम आपकी इंग्लिश की नॉलेज में नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस की कमी में है। और आज हम उसी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम 4 बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स पर फोकस करेंगे। हम मिरर मेथड से शुरू करेंगे, फिर शैडोइंग तकनीक पर जाएंगे, फिर दोस्तों और परिवार के साथ प्रैक्टिस करने की अहमियत पर बात करेंगे, और आखिर में हम गलतियों के डर को दूर करेंगे। और हाँ, आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक खास फ्री रिसोर्स भी है। तो सवाल ये है कि ये डर असल में आता कहाँ से है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, दूसरों का डर। हमें लगता है कि लोग हम पर हंसेंगे या हमें जज करेंगे, इसीलिए हमारा पहला कदम है इस ऑडियंस को ही हटा देना। चलिए मिरर मेथड से शुरुआत करते हैं।
तो ये मिरर मेथड है क्या? ये उतना ही सिंपल है जितना सुनने में लगता है। आपको हर दिन बस कुछ मिनटों के लिए शीशे के सामने खड़े होना है और खुद से अंग्रेजी में बात करनी है। कोई और नहीं, कोई जजमेंट नहीं। आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। बस शुरू करें। आप कह सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू? टुडे आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली। छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस शुरुआत करने के लिए बेस्ट हैं। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, शीशा आपको कभी जज नहीं करता है। वो आपकी गलतियों पर हंसता नहीं है। ये एक बिल्कुल सेफ जगह है और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो एक बार जब आप अकेले बोलने में थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अब इसे एक लेवल ऊपर ले जाने का टाइम है। हमारा अगला टारगेट है अपनी स्पीकिंग को और ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाना। हम इसे करेंगे शैडोइंग नाम की एक टेक्निक से, जो कि सुनकर तुरंत दोहराने की एक कला है। देखिए ये कैसे काम करता है 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, कोई छोटा सा इंग्लिश ऑडियो क्लिप ढूंढें। दूसरा, उसे सुनें और साथ ही साथ बोलने की कोशिश करें। और तीसरा, सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि स्पीकर की स्पीड और टोन की भी नकल करने पर फोकस करें। जैसे कि अगर ऑडियो में कहा जाता है, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई लाइफ, तो आपका गोल है कि आप भी ठीक उसी समय उसी तरह से कहें, आई एम लर्निंग इंग्लिश टू इम्प्रूव माई लाइफ। इस मेथड के फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। यह आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाता है, आपके एक्सेंट को बेहतर करता है और शायद सबसे ज़रूरी बात, ये बोलने से पहले सोचने में लगने वाले टाइम को कम कर देता है। ठीक है, अकेले प्रैक्टिस करना एक बहुत ही पावरफुल शुरुआत है, लेकिन असली कॉन्फिडेंस तो तब बनता है जब हम दूसरों के साथ बात करना शुरू करते हैं। तो हमारा अगला कदम है एक सेफ माहौल में बोलना, यानी अपने दोस्तों और परिवार के साथ। और इसे कम डरावना बनाने के लिए यहाँ कुछ टिप्स हैं। घर पर हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए सिर्फ इंग्लिश का नियम बनाने की कोशिश करें। आपको मुश्किल सेंटेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बातों से शुरू करें। और सबसे जरूरी, अगर आप कोई गलती करते हैं तो रुके नहीं, बस बोलते रहें। और हाँ, याद रखें, जरूरी नहीं कि आपका प्रैक्टिस पार्टनर एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर हो। हमारा मकसद प्रैक्टिस करना है, परफेक्शन नहीं। हर बातचीत सीखने का एक मौका है। अब चलिए सबसे बड़े डर की बात करते हैं, गलतियां करने का डर। इस डर से निपटने के लिए इस एक पावरफुल सच को हमेशा याद रखें। गलतियां वही करते हैं जो बोलने की कोशिश करते हैं, वो नहीं जो हमेशा चुप रहते हैं। तो हमें अपनी सोच, अपना माइंडसेट बदलना होगा। हमारा लक्ष्य परफेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं है, हमारा लक्ष्य है अपनी बात समझाना। हर गलती एक फेलियर नहीं है, ये बेहतर होने की तरफ एक कदम है। अच्छा, चलिए एक छोटे से सवाल से अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उसे पक्का करते हैं। स्पीकिंग सुधारने का सबसे तेज तरीका क्या है? क्या वो ए, ग्रामर के रूल्स याद करना है, बी, हर दिन बोलने की प्रैक्टिस करना, या सी, सिर्फ वीडियो देखना? अगर आपने बी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या वीडियो देख लें, स्पीकिंग सिर्फ बोलने से ही सुधरती है। यही गोल्डन रूल है। तो इस प्रैक्टिस को हम अपनी रोज की आदत का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? मैं आपको एक सिंपल सा चैलेंज देना चाहता हूँ, 10 मिनट की डेली हैबिट। ये बहुत ही आसान है। हर दिन बस 10 मिनट निकालिए। 3 मिनट मिरर मेथड के लिए, 4 मिनट शैडोइंग के लिए और आखिरी के 3 मिनट अपने दिन के बारे में फ्री स्पीकिंग के लिए। बस 10 मिनट हर रोज। और इस आदत को बनाए रखने में आपकी मदद करने के लिए हमने एक फ्री रिसोर्स बनाया है, डेली स्पीकिंग चेकलिस्ट। ये आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का एक आसान तरीका है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सबसे जरूरी सबक ये है, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, बोलना कॉन्फिडेंस से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आने का इंतजार मत कीजिए, आज ही बोलना शुरू कीजिए और कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आज बोलेंगे तो कल आप और बेहतर बोलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे एडवांस्ड फ्रेजेस और इडियम्स देखने वाले हैं जो आपकी अंग्रेजी को सिर्फ करेक्ट ही नहीं बल्कि सुनने में कॉन्फिडेंट और एकदम नेचुरल बनाने में आपकी मदद करेंगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आपकी इंग्लिश लोगों को समझ तो आ जाती है, पर वो जो एक नेचुरल फ्लो होता है ना, वो कहीं मिसिंग लगता है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस सेशन के बाद आप सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे नहीं बल्कि अपनी बातों से लोगों पर एक अलग ही छाप छोड़ पाएंगे। आज हम 3 खास चीजों पर फोकस करेंगे, इडियम्स यानी मुहावरे, कुछ एडवांस्ड फ्रेजेस और लिंकिंग वर्ड्स जो आपके सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। और हम इन सबको बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ एंड तक बने रहते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी इंग्लिश जो अभी शायद थोड़ी किताबी लगती है वो एकदम नेचुरल लगेगी और आप नॉर्मल से फ्लुएंट होने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करते हैं, बोलते समय अननेचुरल साउंड करना। आखिर ऐसा होता क्यों है और इसका हल क्या है? इसका जवाब बहुत सिंपल है, इडियम्स और फ्रेजेस। यही वो चीजें हैं जो आपको एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करने में मदद करती हैं। और अक्सर यही वो जादू है जो सीखने वालों की बातचीत से गायब रहता है।
आप इसे ऐसे समझिए कि ग्रामर जो है वो एक बिल्डिंग की नींव की तरह है, बहुत जरूरी है। लेकिन इडियम्स और फ्रेजेस उस नींव कर बनी एक खूबसूरत इमारत की तरह हैं, जो आपकी भाषा को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। तो चलिए अपने पहले टूल को समझते हैं। ये इडियम्स यानी मुहावरे आखिर होते क्या हैं और ये कैसे आपकी भाषा में एक नई जान डाल देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो मुहावरे कुछ शब्दों का एक ग्रुप होते हैं जिनका मतलब उन शब्दों के लिटरल मीनिंग से, मतलब शाब्दिक अर्थ से बिल्कुल अलग होता है। ये आपकी भाषा को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं, ब्रेक द आइस। अब देखिए यहाँ ब्रेक का मतलब है तोड़ना और आइस का मतलब है बर्फ, पर इसका असली मतलब है किसी नई जगह पर चुप्पी तोड़ना और बातचीत की शुरुआत करना। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, द टीचर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस इन द क्लास। इसका मतलब यह हुआ कि टीचर ने क्लास में जो एक अजीब सी खामोशी थी उसे तोड़ने के लिए एक जोक सुनाया ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। चलिए अब कुछ ऐसे कॉमन इडियम्स देखते हैं जिन्हें आप अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को सच में रियल और नेचुरल बना सकते हैं। पहला है पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है बहुत आसान, जैसे दिस चैप्टर इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अब दूसरा देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। इसका मतलब है जो चीज बहुत कम होती है कभी कभार, जैसे कि ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून। और तीसरा है अंडर द वेदर। इसका मतलब है तबीयत ठीक ना लगना, थोड़ा बीमार महसूस करना, जैसे आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। अब एक बहुत जरूरी सलाह देता हूं। इन इडियम्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इन्हें अपनी असल जिंदगी की सिचुएशन से जोड़कर देखिए। सोचिए कि आप इन्हें कब और कहां यूज कर सकते हैं, बस फिर ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब आते हैं फ्लुएंसी के दूसरे सीक्रेट पर, और वो है लिंकिंग वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश सही तो है लेकिन आपके वाक्य टूटे टूटे से लगते हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह लिंकिंग वर्ड्स की कमी हो सकती है। ये कुछ बहुत जरूरी लिंकिंग वर्ड्स हैं, जैसे बिकॉज का इस्तेमाल हम कारण बताने के लिए करते हैं, हाउएवर का इस्तेमाल किसी उल्टी बात को बताने के लिए, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए यानी नतीजा बताने के लिए, और ऑल्दो का इस्तेमाल भी एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया रखने के लिए होता है। आप जरा इस फर्क को महसूस कीजिए। आप कहते हैं आई वॉज टायर्ड आई स्टडीड। ये ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है पर सुनने में बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप कहते हैं ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई स्टडीड, तो ये सुनने में कहीं ज्यादा प्रोफेशनल और स्मूथ लगता है। एक और उदाहरण देखिए, छोटे छोटे वाक्य जैसे आई लाइक इंग्लिश, आई प्रैक्टिस डेली, ये बोलने से अच्छा है कि आप एक जुड़ा हुआ वाक्य बोलें, आई लाइक इंग्लिश बिकॉज आई प्रैक्टिस इट डेली एंड देयरफॉर आई एम इंप्रूविंग। देखा आपने, यही वो फर्क है जो सिर्फ बोलने और अच्छी तरह बोलने में होता है। तो ठीक है, हमने ये सब सीख तो लिया, पर अब सबसे जरूरी हिस्सा आता है प्रैक्टिस और कॉन्फिडेंस, मतलब जो सीखा है उसे असल में इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए एक छोटा सा सवाल हो जाए आपकी समझ को परखने के लिए। किस मुहावरे का मतलब बहुत आसान होता है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं, सोचिए, और सही जवाब है ऑप्शन बी, पीस ऑफ केक। और इससे अपनी आदत बनाने के लिए ये रहा एक छोटा सा डेली प्रैक्टिस चैलेंज। रोजाना बस एक नया मुहावरा, एक नया लिंकिंग वर्ड और एक नया फ्रेज इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। गलती हो तो होने दीजिए, उसकी फिक्र मत कीजिए, बस कोशिश करते रहिए। और ये सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, गलतियों से बिल्कुल मत डरिए। कॉन्फिडेंस जो है वो परफेक्ट इंग्लिश से पहले आता है। आप बस बोलना शुरू कीजिए, सुधार तो अपने आप होता चला जाएगा। तो अब हम अपने सेशन के आखिरी में आ गए हैं, और ये है आपकी फ्लुएंसी की राह पर चलने के लिए एक फाइनल मोटिवेशन। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, अगर आप सिर्फ ग्रामर तक ही रुके रह गए तो आपकी इंग्लिश कभी भी पूरी तरह से नेचुरल नहीं लगेगी। लेकिन जिस दिन आपने मुहावरों, वाक्यांशों और लिंकिंग वर्ड्स को अपनी बातचीत का एक जरूरी हिस्सा बना लिया, आप खुद अपनी इंग्लिश में एक नया जादू, एक नया फ्लो महसूस करेंगे। यही है नेचुरल इंग्लिश की असली चाबी। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि इंग्लिश की जानकारी तो है, लेकिन जब असल में बोलने की बारी आती है तो शब्द जैसे कहीं अटक से जाते हैं। अगर ये सिचुएशन आपको जानी पहचानी लगती है तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। तो चलिए देखते हैं हम इस सफर में क्या क्या समझने वाले हैं। हम पहले इस असली प्रॉब्लम की जड़ को समझेंगे, फिर एक नया माइंडसेट बनाएंगे, प्रोफेशनल सिचुएशंस को संभालना सीखेंगे, रोज की बातचीत में माहिर होंगे, अपनी स्किल्स को टेस्ट करेंगे और आखिर में एक लर्नर से एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस आम समस्या को ठीक से समझते हैं जो बहुत से इंग्लिश लर्नर्स को होती है कि नॉलेज तो है पर उसे इस्तेमाल कैसे किया जाए, खासकर जब सबसे ज्यादा जरूरत हो। जरा सोचिए, इंग्लिश सीख ली है, ग्रामर के सारे रूल्स भी पता हैं और अच्छी खासी वोकैबुलरी भी है, यहां तक तो भाई सब ठीक लगता है। लेकिन असली मुश्किल तब आती है जब असल जिंदगी में बोलना पड़ता है। मान लीजिए कोई जरूरी ऑफिस मीटिंग हो, एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल या फिर वो जॉब इंटरव्यू, और ऐसे मौकों पर सारी इंग्लिश जैसे कहीं गायब हो जाती है, अटक जाती है ना। अगर इसका जवाब हाँ है तो ये सेशन सच में एक गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ थ्योरी की नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहाँ हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश को असल जिंदगी की सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो ऑफिस मीटिंग्स हो या फिर नॉर्मल बातचीत। इसलिए इसे शुरू से अंत तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली कामयाबी का मतलब तो यही है ना,
इंग्लिश सीखना तभी सफल है जब उसे रियल सिचुएशन में बिना किसी डर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। हमें अच्छी इंग्लिश का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा को ही बदलने की जरूरत है। देखिए, एक गलत माइंडसेट होता है कि अच्छी इंग्लिश मतलब बहुत भारी भरकम ग्रामर या रटे रटाए वाक्य। नहीं, सही माइंडसेट ये है कि इंग्लिश सिंपल हो, पोलाइट हो और सिचुएशन के हिसाब से बोली जाए। इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए। असल जिंदगी में परफेक्ट इंग्लिश से कहीं ज्यादा जरूरी है साफ और कॉन्फिडेंट इंग्लिश। आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचना चाहिए, बस यही गोल है। चलिए अब कुछ खास प्रोफेशनल सिचुएशंस पर फोकस करते हैं जहां अच्छी इंग्लिश बोलना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। शुरुआत करते हैं मीटिंग से। सोचकर देखिए, मीटिंग में अगर कोई सीधे सीधे कहे यू लिसन मी या आई वांट से समथिंग तो कैसा लगता है? ये गलत अप्रोच है। इसकी जगह एक प्रोफेशनल तरीका है ये कहना, मे आई ऐड समथिंग हियर या आईड लाइक टू शेयर माई पॉइंट। देखा कितना फर्क पड़ता है? तो मीटिंग में इंग्लिश बोलने के बस 3 मकसद होते हैं। दूसरों के लिए सम्मान दिखाना, अपनी बात साफ साफ कहना और कॉन्फिडेंट दिखना। रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। एक छोटा सा उदाहरण और देखिए, ये एक लाइन तुरंत एक प्रोफेशनल स्पीकर वाली फील देती है। आई अग्री विथ योर पॉइंट, हाउएवर आईड लाइक टू ऐड वन थिंग। अच्छा, अब बात करते हैं फोन कॉल्स की। फोन पर मुश्किल थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि वहां आपकी बॉडी लैंग्वेज मदद नहीं कर सकती। यहां कुछ उपयोगी फ्रेजेस बहुत काम आते हैं, जैसे मे आई स्पीक टू या कुड यू प्लीज रिपीट दैट। और फोन पर इंग्लिश बोलने का सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं क्या है? बस धीरे और साफ बोलना। इससे सामने वाले को बात समझने में बहुत आसानी होती है। इंटरव्यू का सबसे बड़ा डर यही होता है, अगर कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि इंटरव्यू में ग्रामर से कहीं ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। इंटरव्यू के लिए ये कुछ सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव लाइंस हैं, जैसे लेट मी एक्सप्लेन ब्रीफली या एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न्ड। एक शांत टोन के साथ बोली गई ये सिंपल लाइंस एक मजबूत इंप्रेशन बनाती हैं। चलिए अब आते हैं रोजमर्रा की बातचीत पर, जहां पोलाइट तरीके से बात करना और अपनी बात को कहानी की तरह कहना बहुत काम आता है। ये कुछ पोलाइट रिक्वेस्ट और कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं जो कैजुअल और प्रोफेशनल दोनों जगहों पे काम आते हैं। अगर बातचीत शुरू करनी आ जाए तो इंग्लिश बोलना अपने आप आसान लगने लगता है। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वे अक्सर कहानी के रूप में अपनी बात कहते हैं। ये फ्लुएंसी का एक सीक्रेट वेपन है। इसका एक बेसिक सा फ्लो होता है, पहले सिचुएशन बताओ, फिर प्रॉब्लम, फिर क्या एक्शन लिया गया और उसका क्या नतीजा निकला। इस तरह बोलने से बात में एक नेचुरल फ्लो आता है। चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उससे एक छोटे से सवाल से टेस्ट करते हैं। ये असली फ्लुएंसी की तरफ हमारा पहला कदम है। एक सवाल पर जरा सोचिए, एक प्रोफेशनल मीटिंग में अपनी बात रखने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? सही जवाब है सी, मे आई ऐड समथिंग हियर। ये सबसे पोलाइट और प्रोफेशनल तरीका है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा है प्रैक्टिस। रोज बस 2-3 मिनट के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड कीजिए। टॉपिक एकदम सिंपल रखिए, जैसे आज का दिन कैसा था, फिर उससे सुनिए, गलतियां ढूंढिए और दोहराइए। यकीन मानिए असली फ्लुएंसी इसी से बनती है। अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से पर हैं, कैसे एक लर्नर से एक स्पीकर बना जाए। यह है हमारा फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंग्लिश तब तक सिर्फ एक सब्जेक्ट है जब तक उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जाता। असली सीख तो एप्लीकेशन से ही आती है। जिस दिन कोई बिना झिझक के किसी मीटिंग में अपनी बात रखता है, किसी कॉल पर पूरे कॉन्फिडेंस से बात करता है और इंटरव्यू में शांत रहकर जवाब देता है, बस वही वो दिन है जब कोई इंग्लिश लर्नर से एक इंग्लिश स्पीकर बन जाता है। तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए और इस ट्रांसफॉर्मेशन को हकीकत बनाइए। अगर आपने हमारे साथ पार्ट 1 से 9 तक का ये सफर पूरा किया है ना, तो मान लीजिए आज का ये पड़ाव सबसे जरूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम इस पूरे कोर्स का एक निचोड़ देखने वाले हैं और साथ ही हम वो एक डेली रूटीन बनाएंगे जो इंग्लिश स्पीकिंग को सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि आपकी एक आदत बना देगा, हमेशा के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात से। देखिए, इंग्लिश के रूल्स जानना ये तो बस एक हिस्सा है। असली बात तो ये है कि अगर उसे रोजाना इस्तेमाल में नहीं लाया तो वो जो फ्लुएंसी वाली मंजिल है ना, वो हमेशा दूर ही रहेगी। सीधी सी बात है, प्रैक्टिस के बिना ज्ञान अधूरा ही है। और जानते हैं, यही आज हमारा सबसे बड़ा फोकस है। सीखने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन फ्लुएंट असल में वही बन पाता है जो इसे अपने डेली रूटीन का, अपनी रोज की जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। यकीन मानिए, ये टैलेंट का खेल है ही नहीं, ये पूरा का पूरा आदत का खेल है। तो उस डेली रूटीन पे हम आएंगे, पर उससे ठीक पहले चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि हमारी नींव, हमारा फाउंडेशन कितना मजबूत हो चुका है। अब तक हमने कौन कौन सी स्किल्स सीख ली हैं, एक क्विक रिकैप हो जाए। आपको याद होगा, हमने अपने सफर की शुरुआत की थी कुछ सबसे जरूरी चीजों से। पार्ट 1 से लेकर 3 तक हमने अपनी वोकैबुलरी बनाई, इंग्लिश में सोचने की आदत डाली और हाँ, सही टेंसेस का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाना सीखा। यही तो वो बुनियाद है जिस पर आज हम अपनी फ्लुएंसी की इमारत खड़ी करने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़े पार्ट 4 से 6 में, जहां हमने इस सारी नॉलेज को असल जिंदगी में इस्तेमाल करना सीखा। मतलब रोज की बातचीत कैसे करें, अपना प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट कैसे सुधारें, और जो सबसे जरूरी है, दूसरों की इंग्लिश को आसानी से समझने के लिए अपनी लिसनिंग स्किल्स को और भी शॉर्प किए।
और फिर आखिरी में पार्ट 7 to 9 में हमने उस सबसे बड़े दुश्मन को हराया, वो डर जो हमें बोलने से रोकता है। हमने अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया, इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपनी इंग्लिश को और ज्यादा नेचुरल बनाया, और साथ ही मीटिंग्स और इंटरव्यूज के लिए जो प्रोफेशनल इंग्लिश चाहिए उस पर भी अपनी पकड़ मजबूत की। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी स्किल्स जो हमने सीखी हैं उन्हें जिंदा कैसे रखा जाए, उन्हें भूलने से कैसे बचाया जाए। जवाब बहुत सिंपल है, एक परफेक्ट डेली रूटीन। और सुनिए, इसके लिए आपको घंटों नहीं चाहिए, सिर्फ 30 मिनट। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट को ठीक से समझते हैं। तो ये रहा आपकी फ्लुएंसी का पूरा ब्लूप्रिंट। सिर्फ 5 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सुनना। दूसरा, बोलना। तीसरा, नए शब्द सीखना। चौथा, खुद को रिकॉर्ड करना। और पांचवां, अपने माइंडसेट पर काम करना। बहुत सिंपल है ना? चलिए अब एक एक करके हर स्टेप को थोड़ा गहराई से देखते हैं। पहला स्टेप है सुनना। आपको करना बस इतना है कि 5 मिनट के लिए कोई भी इंग्लिश ऑडियो या वीडियो क्लिप चला लीजिए। बस उसे ध्यान से सुनिए और फिर लाइन बाय लाइन उसे दोहराने की कोशिश कीजिए। उनके बोलने का जो अंदाज है ना, उसे कॉपी करने की कोशिश कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। अब आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी स्टेप, बोलना। इसके लिए आपको 10 मिनट निकालने हैं। क्या करना है? बस शीशे के सामने खड़े हो जाइए और अपने दिन के बारे में 5-6 सिंपल से सेंटेंस बोलिए। कुछ भी, जैसे टुडे आई फील कॉन्फिडेंट, आई एम प्रैक्टिसिंग माई इंग्लिश स्पीकिंग। और एक बात, इस स्टेज पर ग्रामर की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ फ्लो पर होना चाहिए। तीसरा स्टेप है अपनी वोकैब्युलरी को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाना। और देखिए, लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं रखना है, बस रोज के 3 नए शब्द या कोई मुहावरा सीखिए। और सबसे जरूरी बात, सीखते ही उन्हें एक सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शब्द सिर्फ रटने से याद नहीं रहते, इस्तेमाल करने से वो आपके अपने बन जाते हैं। अब जो स्टेप आ रहा है ना, वो सच में एक गेम चेंजर है। यह है सेल्फ रिकॉर्डिंग। बस 2 से 3 मिनट के लिए कुछ भी बोलते हुए अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उससे वापस सुनिए। यकीन मानिए, अपनी गलतियों को खुद पकड़ने से ज्यादा असरदार तरीका और कोई नहीं है। यह टेक्निक आपकी फ्लुएंसी की गारंटी है। और हमारा 5वां और आखिरी स्टेप है माइंडसेट। आपको रोज खुद को यह याद दिलाना है कि गलतियां करना नॉर्मल है, ये सीखने का हिस्सा है और मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रहा हूं। क्योंकि इंग्लिश सिर्फ जुबान का खेल नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है। ये एक माइंडसेट गेम है पूरी तरह से। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे एक छोटे से सवाल से टेस्ट करते हैं। जरा सोचकर बताइए, इंग्लिश में फ्लुएंसी पाने के लिए इन सब में से वो एक सबसे जरूरी चीज क्या है? क्या वो कोई बहुत महंगा कोर्स है, या फिर एकदम परफेक्ट ग्रामर? क्या वो एक डेली रूटीन है, या फिर किसी नेटिव स्पीकर जैसा एक्सेंट होना जरूरी है? जरा सोचिए तो। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है, वो है सी, एक डेली रूटीन। देखिए, कोर्स, ग्रामर, एक्सेंट, ये सब चीजें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन वो एक चीज जो असल में सारा फर्क पैदा करती है ना, वो है आपकी रोज की प्रैक्टिस। तो अब वक्त आ गया है इस सारी जानकारी को एक्शन में बदलने का। मैं आप सबको एक 30 दिन का चैलेंज दे रहा हूं। इस रूटीन को सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि इसे अपनी आदत बनाना है। बस एक नंबर, आपको सिर्फ ये एक नंबर याद रखना है, 30 दिन बिना एक भी दिन रुके। यकीन मानिए, ये 30 दिन आपकी इंग्लिश बोलने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और इस चैलेंज के नियम अरे बहुत ही सिंपल हैं। पहला, एक भी दिन का गैप नहीं चलेगा। दूसरा, अपनी प्रोग्रेस को किसी और से बिल्कुल कंपेयर मत करना, क्योंकि ये आपकी अपनी रेस है। और तीसरा, बस टिके रहना है, नतीजा वो आपको 30 दिन बाद खुद ब खुद दिख जाएगा। चलिए, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब फोकस इस बात पर करते हैं कि कैसे इस प्रैक्टिस को सिर्फ एक एक्सरसाइज न रखकर इसे अपने जीने का तरीका बनाया जाए। इस एक लाइन को ना हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छी इंग्लिश बोलना ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं होता, ये बस एक आदत है। एक ऐसी आदत जिससे कोई भी, जी हाँ, कोई भी बना सकता है। और एक बात पर पूरा यकीन रखिएगा, अगर आपने इस पूरी सीरीज को ईमानदारी से फॉलो किया है ना, तो आप 50% सफर तो पहले ही तय कर चुके हैं। और जो बाकी का 50% है, उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ इसी डेली रूटीन से होकर गुजरता है। तो समझिए, असली काम तो अब शुरू हो रहा है। आपका कमिटमेंट, आपकी प्रतिबद्धता आज से शुरू होती है। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पूरी सीरीज का एक मास्टर कलेक्शन वीडियो भी बहुत जल्द लाऊंगा, ताकि आप जब चाहें तब आसानी से सब कुछ रिवाइज कर सकें। तो चलिए आज एक वादा करते हैं, किसी और से नहीं, खुद से, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। अभी नीचे कमेंट्स में जाइए और लिखिए, आई विल स्पीक इंग्लिश डेली। याद रखिए, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके इस शानदार सफर का अगला और सबसे जरूरी कदम होगा। सोचिए, आपको इंग्लिश के सारे शब्द आते हैं, पर आप टेंस गलत बोल देते हैं, तो क्या होगा? सामने वाला आपकी बात तो समझ जाएगा, हाँ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो बात नहीं आएगी। और इसीलिए आज का ये गाइड, ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के सफर के, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। क्योंकि आज हम सभी टेंसेस को समझेंगे, लेकिन कैसे
उनके असली इस्तेमाल के साथ, मतलब रियल लाइफ में वो कैसे काम आते हैं। और तरीका होगा बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये टेंस चीज क्या है, होता क्या है ये? देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। टेंस का मतलब कुछ और नहीं, बस टाइम है, यानी समय। बस ये सिर्फ इतना बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, कब हो रहा है या फिर कब होने वाला है। अब एक मजेदार बात बताता हूँ। इंग्लिश में कुल मिलाकर 12 टेंस होते हैं। अरे घबराइए मत, आपको सारे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रोज की बातचीत में ना सिर्फ 5 या 6 टेंस ही हैं जो लगभग 80% इस्तेमाल होते हैं। तो हम समझेंगे तो सब, पर हमारा मेन फोकस उन्हीं पर रहेगा जो सच में रियल लाइफ में काम आते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस टेंस से जो सबसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी 2 टेंस किंग हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट। ये किस लिए है? आपकी डेली रूटीन, आपकी आदतें या कोई फैक्ट बताने के लिए। और आपको पता है, हमारी रोज की बातचीत का लगभग आधा हिस्सा, हाँ 40 से 50% सिर्फ इसी एक टेंस में होता है। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये उन कामों के लिए है जो राइट नाउ, मतलब अभी इसी वक्त हो रहे हैं, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, अब आता है एक और कमाल का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम तो हो चुका है पर उसका असर अभी भी महसूस हो रहा है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। सच कहूं तो ये टेंस आपकी इंग्लिश को एक बहुत ही प्रोफेशनल टच देता है। ठीक है, प्रेजेंट की बात तो हो गई। अब चलते हैं पास्ट और फ्यूचर की तरफ। मतलब वो टेंस जो हमें अपनी कहानियां सुनाने और अपने प्लान्स बताने में मदद करते हैं। तो देखिए, सिंपल पास्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में हो चुके हैं, खत्म हो गए। कोई कहानी सुनानी हो या इंटरव्यू में अपने एक्सपीरियंस बताने हो तो ये बेस्ट है। और फिर है सिंपल फ्यूचर। इसका इस्तेमाल हम अपने प्लान्स, अपने वादों और अपने फैसलों के लिए करते हैं, जैसे आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी के टेंस का क्या, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट वगैरह वगैरह। तो सुनिए, इनको आप अभी के लिए एडवांस टूल समझिए। ये लिखने के लिए या किसी एग्जाम के लिए तो ठीक है, पर सच बताऊं, रोज की बोलचाल में इनकी जरूरत ना के बराबर पड़ती है, तो टेंशन नहीं लेनी। तो अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी सवाल पर। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सीक्रेट क्या है? क्या वो 12 के 12 टेंस रटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब है सिर्फ 5 टेंस पर अपना पूरा फोकस लगाना। जी हाँ, सिर्फ 5। और ये है वो गोल्डन 5 टेंस जो आपकी पूरी इंग्लिश स्पीकिंग को बदल सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, और हाँ, वो प्रोफेशनल टच वाला प्रेजेंट परफेक्ट। और यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ इन 5 टेंस पर अपनी पकड़ बना ली ना, तो आप 90% तक फ्लुएंट हो जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, 90% सिर्फ इन 5 टेंस से। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। अभी तक जो हमने सीखा उसके हिसाब से बताइए, रोज की लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा टेंस यूज होता है? क्या लगता है? सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही, वो है सिंपल प्रेजेंट। अच्छा, ज्ञान तो बहुत हो गया, पर अब सवाल ये है कि इसको प्रैक्टिस में कैसे लाएं, है ना? तो चलिए, अब मैं आपको मास्टरी का रास्ता दिखाता हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल लेकिन एकदम आसान चैलेंज है। आपको बस हर रोज 10 सेंटेंस बोलने, बस 10। कैसे? 4 सिंपल प्रेजेंट में, 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, 2 सिंपल पास्ट में और 2 सिंपल फ्यूचर में। बस इतना। आप ये सिर्फ 30 दिन करके देखिए, और ये सारे टेंस अपने आप, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी जुबान पर सेट हो जाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेंस रटने से कभी नहीं आते, टेंस हमेशा बोलने से आते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हुए गलतियां कर रहे हैं ना, तो ये अच्छी खबर है। इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप रोज बोल रहे हैं तो ये तो बेस्ट साइन है। और अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। तो फिर इंतजार किस चीज का है? आपका सफर आज अभी शुरू होता है। जाइए और आज से ही बोलना शुरू कीजिए। नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ब फॉर्म्स की, और हाँ, एक ऐसे मेथड के साथ जिससे आपका सारा कंफ्यूजन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जरा सोचकर देखिए, आपको सेंटेंस बनाना तो आता है, लेकिन आप वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो होता क्या है, आपकी इंग्लिश सही होते हुए भी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं लगती है ना? और पता है, यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स महसूस करते हैं कि भाई, मुझे टेंस तो समझ में आता है, लेकिन ये वर्ब फॉर्म्स में ही गड़बड़ हो जाती है। तो आज हमारा लक्ष्य एक ही है, इस एक प्रॉब्लम को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करना। चलिए वर्ब फॉर्म्स के पीछे का पूरा लॉजिक, एक बिल्कुल क्लियर सिस्टम और इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका समझते हैं। तो देखिए, हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर वर्ब फॉर्म्स के पूरे सिस्टम को जानेंगे, इर्रेगुलर वर्ब्स पर फोकस करेंगे, फिर मैं आपको एक जरूरी टूल किट दूंगा, प्रैक्टिस का सही तरीका बताऊंगा, और आखिर में देखेंगे कि कैसे इसे फ्लुएंसी में बदलना है।
तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, वर्ब फॉर्म्स को समझना, जो असल में टेंसेस की बुनियाद हैं। देखिए, इंग्लिश में जब हम वर्ब यानी किसी भी काम की बात करते हैं तो उसके 3 मेन फॉर्म्स होते हैं, V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म और V3 पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि गो, वेंट, गॉन। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक स्टडी बताती है कि टेंसेस में होने वाली लगभग 70% कंफ्यूजन की जड़ सिर्फ एक है, वर्ब फॉर्म्स का क्लियर ना होना। अच्छा, तो वर्ब्स की ना 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली और सबसे आसान है रेगुलर वर्ब्स। ये वो वर्ब्स हैं जिनमें V2 और V3 बनाने के लिए आपको वर्ब के आखिर में सिर्फ ed लगाना होता है, बस। इसका एक सीधा साधा फॉर्मूला है, V1 में ed जोड़ दो और V2 या V3 तैयार। जैसे वर्क का बन गया वर्कड, प्ले का बन गया प्लेड और लर्न का बन गया लर्नड। कितना सिंपल है ना? और आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि इंग्लिश के 80% वर्ब्स रेगुलर ही होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आपको इन्हें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये एक रूल याद रखना है। चलिए, ये आसान हिस्सा तो समझ आ गया। अब हम उस जगह पर आते हैं जहां असली कंफ्यूजन होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि असली सीक्रेट भी वही छिपा है, इर्रेगुलर वर्ब सिस्टम। इर्रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो ईडी वाले रूल को फॉलो नहीं करते। इनके V2 और V3 फॉर्म्स बिल्कुल अलग होते हैं और उन्हें याद करना पड़ता है, जैसे गो, वेंट, गॉन, या फिर ईट, एट, ईटन। पर सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये वर्ब्स गिनती में तो कम है, लेकिन हमारी रोज की बातचीत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होते हैं। तो यहां आता है हमारा गोल्डन रूल, इसे हमेशा याद रखिएगा। आपको इर्रेगुलर वर्ब्स याद करने हैं, रेगुलर वर्ब्स नहीं। अपनी सारी एनर्जी इर्रेगुलर वर्ब्स पर लगाइए। लेकिन रुकिए, 1 मिनट, आपको सारे के सारे इर्रेगुलर वर्ब्स भी याद नहीं करने हैं। असली सीक्रेट तो ये है कि आप सिर्फ उन पर फोकस करें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, अब बनाते हैं आपका अपना एसेंशियल वर्ब टूल किट। ये वो सबसे काम के वर्ब्स हैं जो आपको फ्लुएंसी की तरफ ले जाएंगे। सोचिए, अगर आप सिर्फ इन कुछ जरूरी वर्ब्स पर अपनी पकड़ बना लें, जैसे कि गो, कम, डू, मेक, टेक, गिव, गेट, सी और ईट, तो आप रोज की ज्यादातर बातचीत बहुत आराम से कर पाएंगे। यकीन मानिए, शुरुआत के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, अब हमें यह तो पता चल गया कि क्या याद करना है, लेकिन अब सवाल यह है कि कैसे याद करना है। तो ये रहा स्मार्ट प्रैक्टिस मेथड, जिससे आप तेजी से सीखेंगे भी और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। देखिए, गलत तरीका क्या है? एक साथ 100 से ज्यादा वर्ब्स की लिस्ट लेकर बैठ जाना और उससे रटना। और सही तरीका, रोजाना सिर्फ 3 इर्रेगुलर वर्ब्स पर ध्यान देना और हर वर्ब के लिए 3 अलग अलग सेंटेंस बनाना। याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है। चलिए, एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए वर्ब है गो, तो V1 का सेंटेंस हुआ आई गो टू द ऑफिस डेली, V2 का हुआ आई वेंट येस्टरडे और V3 का आई हैव गॉन ऑलरेडी। देखा है ना, एकदम आसान। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कोई वर्ब एक सेंटेंस के साथ एक कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखा जाता है ना, तो वो फिर कभी नहीं भूलता। कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अब बारी है इस प्रैक्टिस को असली फ्लुएंसी में बदलने की। तो क्या आप मेरे साथ एक 7 दिन के चैलेंज के लिए तैयार हैं? ये बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, 7 दिनों तक रोज सिर्फ 3 नए इर्रेगुलर वर्ब्स चुनिए। स्टेप 2, हर वर्ब के लिए 3 सेंटेंस बनाइए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और नतीजा, सिर्फ 7 दिनों के अंदर 21 सबसे जरूरी वर्ब्स के साथ आपकी एक बहुत मजबूत नींव तैयार हो जाएगी। तो देखिए, बात यह है कि असली समस्या वर्ब फॉर्म्स की मुश्किल में नहीं है, बल्कि उन्हें सीखने के हमारे गलत तरीके में है, हमारी अप्रोच में है। एक स्मूथ और कॉन्फिडेंट इंग्लिश का रास्ता बहुत सीधा है। कम वर्ब सीखिए, उन्हें सही क्रम में सीखिए और सबसे जरूरी, उन्हें हमेशा सेंटेंस के साथ सीखिए। तो अब आप बताइए, क्या वर्ब फॉर्म्स अब पहले से ज्यादा क्लियर हुए? मुझे कमेंट्स में वर्ब फॉर्म्स आर क्लियर नाउ लिखकर बताइए और साथ में वो पहला वर्ब भी शेयर कीजिए जिससे आप आज प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। अपनी रोज की प्रैक्टिस को बनाए रखिए। हम अगली बार मिलेंगे कुछ और एडवांस स्पीकिंग सीक्रेट्स के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की टेक्निक के बारे में, जिससे आप एक प्रो के तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। और इस टेक्निक का नाम है शैडोइंग। अच्छा, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, कि इंग्लिश समझ तो पूरी आ जाती है, लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आती है, बस जुबान लड़खड़ाने लगती है, शब्द अटक जाते हैं और एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम ग्रामर में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिस करने के तरीके में। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है एक बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक, जिसे कहते हैं शैडोइंग। और आज हम इसी टेक्निक को पूरा डिटेल में समझेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं?
सबसे पहले शैडोइंग है क्या चीज़, फिर इसके पीछे का साइंस क्या है, मतलब ये काम क्यों करती है, इसे करने का स्टेप बाय स्टेप सही तरीका क्या है, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, और लास्ट में आपके लिए एक 7 डे फ्लुएंसी चैलेंज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये शैडोइंग है क्या? आइए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो शैडोइंग का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है किसी नेटिव स्पीकर को सुनना और लगभग उसी के साथ एक ही समय पर बोलना, बिल्कुल एक परछाई की तरह। मतलब आप सुनते जा रहे हैं और बिना रुके उनके पीछे पीछे बोलते जा रहे हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नॉर्मल सुनो और दोहराओ वाली प्रैक्टिस से अलग कैसे है। देखिए, नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या होता है, आप पहले पूरा सेंटेंस सुनते हैं, फिर रुकते हैं और फिर बोलते हैं। लेकिन शैडोइंग में आप सुनते और बोलते लगभग एक साथ हैं, बस आधे सेकंड का गैप होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सेक्शन पर और ये समझते हैं कि आखिर ये टेक्निक काम क्यों करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है भाई। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो ये है कि शैडोइंग आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली बोलने के लिए ट्रेन करती है। वो जो सोचने का टाइम होता है ना बीच में, ये उसे हटा देती है और बोलना एक रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब एक आदत बन जाता है। और इसके फायदे भी कई हैं। आपका उच्चारण सुधरता है, आपका एक्सेंट बेहतर होता है, सेंटेंस में एक नेचुरल फ्लो आता है, बोलने की स्पीड बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पता है, यही वजह है कि बड़े बड़े एक्टर्स और न्यूज़ एंकर्स जैसे प्रोफेशनल्स भी इसे यूज़ करते हैं। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम क्यों करती है, तो चलो अब ये देखते हैं कि इसे करने का सही तरीका क्या है। ये रही आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप नंबर 1, सही ऑडियो चुनिए। ऐसी बातचीत या पॉडकास्ट से शुरू करें जो छोटी हो, साफ हो और जिसकी स्पीड स्लो टू मीडियम हो। हाँ, शुरू में मूवीज को अवॉइड करें। स्टेप 2, पहले सिर्फ सुनिए। ऑडियो को 1 या 2 बार चलाकर बस उसके फ्लो को महसूस कीजिए, हर एक शब्द पकड़ने की टेंशन मत लीजिए। स्टेप 3, अब शैडोइंग शुरू कीजिए। ऑडियो को फिर से चलाइए और स्पीकर के साथ साथ बोलना शुरू कर दीजिए। और हाँ, याद रखना, गलतियां होंगी पर रुकना बिल्कुल नहीं है। और आखिर में स्टेप 4, रोज प्रैक्टिस कीजिए। हर दिन बस 5 से 10 मिनट का टारगेट रखिए। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब रोज़ 5 मिनट प्रैक्टिस करना हफ्ते में एक बार 1 घंटा प्रैक्टिस करने से कई ज़्यादा फायदेमंद है। कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन पर। यहाँ हम जानेंगे कि प्रैक्टिस को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए और वो कौन सी कॉमन गलतियाँ हैं जिनसे हमें बचना है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो ये रूल ज़रूर फॉलो करें। एक ही ऑडियो को कम से कम 3 दिन तक प्रैक्टिस करें। स्पीड स्लो रखें। परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन से ज्यादा बोलने के रिदम पर, उसकी लय पर फोकस करें। एक बात याद रखिए, फ्लो पहले आता है, एक्सेंट तो बाद में अपने आप ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनसे तो हमेशा बचना है। हर एक शब्द को परफेक्टली बोलने की कोशिश करना, प्रैक्टिस के बीच में ही रुक जाना, बहुत ज्यादा फास्ट ऑडियो चुन लेना और सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करके छोड़ देना। शैडोइंग का एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखना। स्मूथली बोलें, परफेक्टली नहीं। आपका गोल है बिना रुके बोलते रहना, ये नहीं कि हर शब्द 100% सही हो। तो परफेक्शन का प्रेशर दिमाग से हटा दीजिए। ओके, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में लाने का टाइम आ गया है और इसके लिए ये रहा आपका 7 डे फ्लुएंसी चैलेंज। लेकिन चैलेंज शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, शैडोइंग में सबसे जरूरी चीज क्या है? ऑप्शन ए ग्रामर, बी स्पीड, सी लगातार बोलना या डी ट्रांसलेशन। सोचिए, और अगर आपने सी लगातार बोलना चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। यही तो इस पूरे टेक्निक की जान है। तो ये है आपका 7 डे शैडोइंग चैलेंज। आपको रोज बस 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, पूरे 7 दिनों तक एक ही ऑडियो क्लिप यूज करनी है और शैडोइंग करते वक्त बिल्कुल भी रुकना नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? आप खुद महसूस करेंगे कि इंग्लिश बोलना कितना आसान होता जा रहा है। देखिए, असली मैजिक तो तब होता है जब आप इस टेक्निक को दूसरी जरूरी चीजों से जोड़ते हैं। जब ग्रामर की नींव जैसे टेंसेस और वर्ब फॉर्म्स शैडोइंग की प्रैक्टिस के साथ मिल जाती है, तो ये कॉम्बिनेशन आपकी फ्लुएंसी को रॉकेट स्पीड दे देता है। और आखिर में बस एक बात याद रखिए, इंग्लिश बोलना सीखना कोई मैजिक नहीं है, ये रोज की गई स्मार्ट प्रैक्टिस का ही नतीजा है। तो शैडोइंग क्या करती है? ये दिमाग में जो ट्रांसलेशन चलता रहता है ना, उसे रोकती है और सीधे बोलने की शुरुआत करती है। तो आज ही से रोज 5 मिनट देने का कमिटमेंट कीजिए और फिर देखिए बिना डरे बोलना कैसे आपकी आदत बन जाता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से और बिना अटके इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? उनकी बातों में एक फ्लो होता है,
एक लय होती है। तो इसका राज है ना, वो असल में उन छोटे छोटे शब्दों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कनेक्टर्स। आज समझते हैं कि ये इतने जरूरी क्यों हैं। जरा सोचिए कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं। आपके पास सारे शब्द हैं, सारी जानकारी है, लेकिन आपकी बात टुकड़ों में बाहर आ रही है। एक सेंटेंस, फिर एक पॉज, फिर दूसरा सेंटेंस। समझिए, बिना कनेक्टर्स के बोलना ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है। चलिए देखते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। कनेक्टर्स उस गोंद की तरह हैं जो आपकी इंग्लिश को एक साथ जोड़कर रखते हैं। उनके बिना आपके वाक्य बिखरे बिखरे और अलग थलग से लगते हैं। कनेक्टर्स का सही इस्तेमाल करते ही आपकी इंग्लिश सुनने में कहीं ज्यादा नेचुरल लगने लगती है। तो चलिए कुछ सबसे आम और जरूरी कनेक्टर्स पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये कनेक्टर्स असल में करते क्या हैं? चलो इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आप कनेक्टर को ना एक पुल की तरह सोच सकते हैं। ये आपको एक आइडिया से दूसरे आइडिया तक बड़ी आसानी से बिना किसी झटके के ले जाता है। ये आपकी बातों को जोड़ते हैं। अब फर्क देखिए, बिना कनेक्टर के ये दो अलग अलग डिस्कनेक्टेड बातें लगती हैं। मैं थका हुआ था, फुल स्टॉप। मैंने काम किया, फुल स्टॉप। लेकिन बट लगाते ही ये दोनों बातें जुड़कर एक पूरी कहानी बताने लगती हैं। ये एक साथ बहती हैं। यही तो जादू है कनेक्टर्स का। सच बताऊं, जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया था ना, तो मैं भी बहुत नर्वस रहता था और मेरी बातें बहुत अटकी अटकी सी लगती थीं। लेकिन जैसे ही मैंने कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, सब कुछ बदल गया। मैं ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा और मेरी इंग्लिश ज्यादा नेचुरल लगने लगी। ये सिर्फ शब्द नहीं जोड़ते, ये आपके कॉन्फिडेंस को भी जोड़ते हैं। तो चलिए अपनी रोज की बातचीत के लिए ना एक कनेक्टर टूल किट तैयार करते हैं। कुछ सबसे जरूरी शब्दों से शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन कनेक्टर से शुरू करते हैं, एंड। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप दो एक जैसे आइडियाज को जोड़ना चाहते हो। जैसे मुझे कॉफी पसंद है और मुझे चाय भी पसंद है, या आई एम लर्निंग न्यू वर्ड्स एंड आई एम मेकिंग सेंटेंसेस। अब बात करते हैं बट की। इसका इस्तेमाल तब होता है जब दो आइडियाज एक दूसरे से उल्टे हों, मतलब उनमें कोई कॉन्ट्रास्ट हो। जैसे मैं बाहर जाना चाहता हूं लेकिन बारिश हो रही है। अब आता है बिकॉज। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी बात का कारण बताना चाहते हैं। कोई भी काम क्यों हुआ, इसका जवाब बिकॉज देता है। जैसे मैं थका हुआ हूं क्योंकि मैं रात भर काम कर रहा था। और फिर है सो। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आप किसी चीज का नतीजा मतलब रिजल्ट बताना चाहते हैं। मैं थका हुआ था इसलिए मैं जल्दी सो गया। अच्छा, तो क्या अब अपनी इंग्लिश को एक लेवल ऊपर ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चलिए कुछ और एडवांस्ड कनेक्टर्स देखते हैं जो बातों में एक प्रोफेशनल टच लाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि इंग्लिश में कोई कहानी या कोई प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे बताया जाता है? पता है, इसके लिए भी कुछ खास कनेक्टर्स होते हैं। चलो सीखते हैं। जरा सोचिए कि आप एक केक बना रहे हैं। कैसे बताएंगे सबको? आप कहेंगे, फर्स्ट आप सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं, देन आप उन्हें एक साथ मिलाते हैं, आफ्टर दैट आप उसे ओवन में रखते हैं, एंड फाइनली आप उसका आनंद लेते हैं। देखा कितना आसान है। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट, मैं एक नए देश में जाने को लेकर बहुत घबराया हुआ था। देन मुझे वहां अपने जीवन का प्यार मिला। फाइनली मुझे एहसास हुआ कि घर वही होता है जहां आपका दिल होता है। ये शब्द सिर्फ क्रम नहीं बताते, ये आपकी कहानी में इमोशन और गहराई भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब जब हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, तो ये जानना भी जरूरी है कि लोग आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। चलिए इस पर बात करते हैं। मुझे आज भी याद है, जब मैं शुरू में इंग्लिश सीख रहा था ना, तो मैं अपना हर सेंटेंस एंड से ही शुरू कर देता था, और वो सुनने में बहुत अजीब लगता था, बहुत अननेचुरल। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिनसे बचकर हम अपनी भाषा को बहुत सुधार सकते हैं। चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा व्याकरण के हिसाब से सही है। ए, आई एम टायर्ड सो आई एम गोइंग टू बेड। बी, आई एम टायर्ड बट आई एम गोइंग टू बेड। या सी, आई एम टायर्ड बिकॉज आई एम गोइंग टू बेड। थोड़ा सोचिए। सही जवाब है ए, क्योंकि यहाँ थकान का परिणाम यानी रिजल्ट बताया जा रहा है। तो आज मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ। एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए जिसमें कम से कम 5 अलग अलग कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया हो, और हाँ, उससे नीचे कमेंट्स में शेयर करना मत भूलना। देखते हैं कौन सबसे अच्छा लिखता है। तो अब तक हमने इंग्लिश में फ्लुएंसी पाने के लिए सारे जरूरी स्किल्स सीख लिए हैं, पर सवाल ये है, इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? सच कहूं, जब मैंने पहली बार इंग्लिश सीखना शुरू किया था, तो मैं भी इन सभी अलग अलग स्किल्स को देखकर थोड़ा घबरा गया था। टेंसेस, वर्ब्स, शैडोइंग, कनेक्टर्स, मतलब बहुत कुछ था। लेकिन जैसे ही मैंने इन सबको अपने डेली प्रैक्टिस का हिस्सा बनाया ना, मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस किया।
एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश सीखने का ये सफर एक मैराथन जैसा है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और आप यकीनन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि अपनी इंग्लिश सीखने की इस यात्रा में अगला कदम क्या होने वाला है। अपने प्लान्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, बिना डरे बोलते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।